ट्रू मीडिया। दोस्तों, आज हमारे बीच हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा जी उपस्थित हैं। 10 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है इनकी। स्त्री अस्मिता और हिंदी दैनिक पुस्तक पर अनेक सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। अनुवाद और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष दखल रखती हैं। त्रैमासिक पत्रिका समसामयिक सृजन की संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं और छात्रों को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अनेक दूरदर्शन, आकाशवाणी, मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ नया सृजन किया करती हैं, नए प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया करती हैं। तो डॉक्टर रमा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले पुष्पा जी आपका और ट्रू मीडिया का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे बातचीत का ये अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर साहब, आपकी जीवन यात्रा में लेखन किस प्रकार जुड़ गया, इस विषय में कुछ हमें बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि लेखन मुझे विरासत में मिला है। विरासत की जब मैं बात करती हूँ तो क्योंकि हम लोग जिस समय में थे, छोटे छोटे थे, तो क्योंकि आर्य समाजी परिवार था हमारा, और आर्य समाजी परिवार में हम लोगों के लिए प्रतिदिन आर्य समाज जरूर जाना होता था। और कुछ ऐसी ईश्वर की मेरे पर मतलब विशेष कृपा थी कि जब मुझे माता पिता वहाँ लेके जाते थे तो सप्ताह में एक दिन खासकर वो रविवार का दिन होता था और वहाँ पर वे मुझे गायत्री मंत्र बोलने के लिए कहते थे। अब गायत्री मंत्र बोलना और सबके सामने बोलना कई बार मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी कि एक कागज़ पर लिख कर, हाँ, मैं लिख लेती थी उसको। मुझे लगता है मेरा लेखन का पहला अभ्यास वहीं से शुरू हुआ, शुरुआत गायत्री माँ से। और मतलब वो मुझे लगता है कि जीवन में मैं अभी तक जो कुछ भी मेरा है वो गायत्री के कारण ही है, बिल्कुल उन्हीं की कृपा से है। और वहाँ से शुरू करके फिर पढ़ाई लिखाई अपनी चलती रही और कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि घर से साहित्य की दुनिया में मैंने ही प्रवेश किया। 5 बहन भाई थे हम, और 5 में से कोई साहित्य में नहीं जाना चाह रहा था, केवल मैं ही साहित्य में गई। मुझसे पहले मुझे नहीं लगा कि हमारे परिवार में से कोई साहित्य की दुनिया से बिल्कुल औपचारिक रूप से जुड़ा हो। अब जब साहित्य की दुनिया में मैं गई, वहाँ पर चुनौतियाँ भी अलग तरह से थी, चाहे वो रोजगार की चुनौती थी, चाहे समाज की अनेक तरह की, एक कन्या होने के नाते कि एक लड़की साहित्य के क्षेत्र में जा रही है, कल को पता नहीं क्या होगा, माता पिता को डर लगता ही था। लेकिन जब मैं स्कूल में, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं 10वीं क्लास में थी और पता नहीं एक दिन मैंने अपनी क्लास में पंखा घूमते हुए देखा। और हिंदी की हमारी क्लास थी और मतलब हमारी जो टीचर थी हिंदी की उस समय मिसेस कुसुम लता टीचर थी। तो उस पंखे को देखते ही मैंने वैसे ही जाने अनजाने में बोल दिया, पंखा धीरे धीरे घूमता है, मैं धीरे धीरे सोचती हूँ। तो उन्होंने मुझे क्लास में खड़ा किया। मैं एकदम से डर गई, मुझे लगा कि शायद मुझे डांट पड़ेगी, मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो बस उन्होंने वहाँ से फिर मुझे कहना शुरू किया कि देखो, तुमने एक क्षण में जो पंक्ति बोली है वो पंक्ति अनायास तुम्हारे मुंह से नहीं निकली है, कहीं तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। वो कुछ चलते चलते फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, बीए में आई। बीए में मेरा काव्य प्रतिभा पहचानी उन्होंने आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन का जो पहला माइलस्टोन था लेखन की दुनिया में, मुझे लग रहा है गायत्री के बाद फिर वो मेरे जीवन में माइलस्टोन बना। उसके बाद फिर मैंने बीए हिंदी ऑनर्स में जानकी देवी कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, तो तब तक मतलब मुझे लगने लग गया था कि हाँ, मैं वक्ता अच्छी बन सकती हूँ। बनी नहीं थी, लेकिन ये मुझे लगने लग गया था। और ये है, उसी बीच में मुक्ता पत्रिका निकलती थी, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, दिल्ली प्रेस की पत्रिका। मुक्ता में मैंने ऐसी एक कहानी लिखी, पहाड़ियों के मोड़। और वो पहाड़ियों के मोड़ जो है वो एक विकलांग लड़के और लड़की की कहानी थी, उनके प्रेम की कहानी थी। पता नहीं, मैंने बड़ी छोटी सी कहानी लिखी, वो लगभग 250 शब्दों में वहाँ भेजनी थी और उस कहानी के 265 शब्द थे। वो कहानी मैंने भेजी और कहानी, किस्मत मेरी अच्छी थी कि वो पुरस्कृत हो गई। उस पर 100 रुपये का जो पुरस्कार मिला, मुझे लगा वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी थी। फिर उसके बाद कहते हैं ना, मान का पान बहुत बड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैं घर में वो 100, देखिए उस 100 रुपये ने कैसे मेरे सोचने की एक दशा और दिशा दोनों बदली। तो मुझे वो जो पहला पुरस्कार पहाड़ियों के मोड़ पर मिला और 100 रुपये लेकर मैं अपने घर पे गई और बड़ी खुशी से जब मैं घर पहुंची और मैंने पिता के हाथ में 100 रुपये दिए, पिता की खुशी चेहरे से साफ झलक रही थी
लेकिन उन्होंने वहाँ पर मुझे जाने अनजाने में जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें 100 रुपये इनाम में मिले हैं। मैंने कहा हाँ इनाम में तो मिले हैं। कहते लेकिन तुमने 100 रुपये घर में लाकर अच्छा नहीं किया। एकदम से मेरे मन में शंका पैदा हुई कि पिता ने ऐसा क्यों कहा। बेस पिता को तो खुशी होनी चाहिए कि घर में 100 रुपये आए हैं। उन्होंने कहा कि 100 रुपये में से 98 रुपये तुम्हें घर पे लाने चाहिए थे और 2 रुपये तुम्हें तुम्हारे आसपास कोई भी ज़रूरतमंद दिखा होगा जरूर, तुम्हें 2 रुपये उसको देकर आने चाहिए। 2% दान करना था। हाँ 2%, जो हमारे तो पूरी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि हमें अपने वेतन का, जो हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि 1% हमें अपने वेतन का वो किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो वो जो उन्होंने 2 रुपये का पाठ पढ़ाया था वो मुझे लग रहा है कि उसने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। इस तरह से मेरा लेखन आगे चलता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं मीडिया की फील्ड में आ गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में मुझे प्रवेश मिला। उस दौरान मैंने, क्योंकि कुछ उम्र ऐसी थी यंग और एकदम से मीडिया में काम करना और एक हवा में रहना उस टाइम कि कहाँ करते थे लोग ये सब? हाँ सब करते नहीं थे और पत्रकारिता के भी इतने संस्थान ही नहीं थे। भारतीय जनसंचार संस्थान सबसे प्रतिष्ठित और उसमें एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात। मतलब उसने हमारे अंदर, मतलब मेरे अंदर खास तौर मुझे लगता है कि अभिमान पैदा कर दिया कि देखो मुझे उसमें एडमिशन मिल गया है और मैं बहुत खुश रहने लगी। वहाँ पर काम करते करते एक अलग दुनिया से रूबरू हुई। टीवी में मैंने काम करना शुरू किया, रेडियो में काम किया, टीवी में युवा मंच मैंने बहुत किया। लगातार मुझे लग रहा है कि 10 साल दिल्ली दूरदर्शन का युवा मंच किसी के हाथ में गया ही नहीं। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद मैं, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाती थी, विद्यार्थियों को मैंने प्रेरित किया। मुझे लगा कि विद्यार्थी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब कुछ अंदर मन में था कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। पढ़ना पढ़ाना मीडिया का था। हमारे विद्यार्थी थे, अब तो डॉक्टर विजय मिश्र हो गए हैं। विजय मिश्र से उन्होंने सामयिक मीमांसा निकाली। उसके बाद महेंद्र प्रजापति ने समसामयिक सृजन शुरू की। महेंद्र के भी बाद जो मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि मुझे जब कोई लड़कियां आगे बढ़ती है एक स्त्री होने के नाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अपनी एक विद्यार्थी ने जिस समय कैंपस कॉर्नर अभी निकालना शुरू किया और उसने मुझे कहा कि मैडम ऐसा है कि कैंपस कॉर्नर की आप प्रधान संपादिका रहेंगी। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे इसको आगे बढ़ाना है तो इसको मुझे स्वीकृति बिना सोचे समझे दे देनी चाहिए। देनी ही चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। तो लेखन भी साथ साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना समय की अपनी एक कहना चाहिए निश्चित एक अवधि है, समय कम है, और लेकिन थोड़ा बहुत विद्यार्थियों के माध्यम से या अपने सहयोगियों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा लिखते हुए लगभग 10 किताबें भी आ चुकी हैं। आपने तो कहा 10 से अधिक किताबें आ चुकी हैं। आज जाकर घर में गिनती भी कर लूँगी एक बार। तो लेखन इस तरह से जारी और मन में इच्छा भी है। कभी कई बार सोचती हूँ, मुझे पता है ना 10 से अधिक है। धन्यवाद। और मन में इच्छा भी यही है, मैं आपको बताऊं कि अगर कभी मौका मिला और मुझे जीवन को जीने की स्वतंत्रता मिल गई तो सब कुछ छोड़कर मैं अपना जीवन पूरा लेखन में ही लगाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और डॉक्टर साहब अगला प्रश्न, मैं मीडिया से शिक्षिका और शिक्षिका से फिर उसके बाद आप प्राचार्य की कुर्सी पर इतने वर्षों से टिकी हुई हैं, ये कैसे संभव हो पाया? मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि मैं तो एक बिल्कुल निम्न मध्य वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मतलब मेरी माँ ने, क्योंकि हम 5 बहन भाई थे, पिता सेना में थे, तो माँ ने जो है मैंने अपनी माँ को अड़ोस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलते हुए देखा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें मतलब क्या बुराई है? हमारे माता पिता जो है, हम में से 5 बहन भाइयों में से 4 बहन भाइयों को तीसरी क्लास तक स्कूल नहीं भेज पाए, क्योंकि स्कूल के पैसे ही नहीं होते थे उनके पास। तो हमारी माँ ने घर में बच्चों का स्कूल खोल लिया। मतलब देखिए आप उनके कि सुबह से शाम तक घर के काम करते हुए घर में बच्चों को पढ़ाना, 4 बहन भाइयों को तीसरी तक उन्होंने घर में रहकर ही पढ़ाने के बाद, और शाम को दूसरों के कपड़े सिलना। उसने हमारे अंदर एक मेहनत का एक जज्बा पैदा किया। वो जज्बा लेकर जब हम घर से बाहर निकले, क्योंकि जब पिता को लगा कि हाँ कम से कम अब बच्चे इतने हैं कि अपने स्वाभिमान बच्चे बने, आत्मनिर्भर बने, और माता पिता की इच्छा थी कि मैं एक टीचर बनूं।
और पता नहीं मैं क्यों ऐसे, तब मैं मजाक में कहती थी कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी लेकिन टीचर नहीं बनूंगी। टीचर तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। और जब मैं मीडिया के उसमें आई तो मीडिया के उसमें आने के बाद तो मैं घर में बड़े रोब से, हाँ फिर तो क्योंकि अलग हवा में रहते थे, तो मैंने कहा कि नहीं अब तो मुझे कहीं, क्योंकि तब पैसे की भी कमी नहीं थी, बहुत पैसा था उस समय पर भी। मैं अगर मतलब 80s की बात करूं तो मुझे लगता है कि आज की सैलरी के बराबर हम लोगों को स्वतंत्र पत्रकारिता करके हमें मिल रहा था। इतना पैसा भी था और सम्मान तो था ही था। तो मैं ये कहते थे कुछ भी करूँगी टीचर नहीं बनूंगी, लेकिन पता नहीं वही कि भाग्य में है। इस बीच में मैंने जीवन की जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती रही, मैंने बैंक में भी नौकरी की, मैंने कैनरा बैंक में नौकरी की, मैंने बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की, यहाँ तक कि मैंने 8 महीने तक एक स्कूल में भी पढ़ाया। कोई स्थान जो है अछूता नहीं रहा। बस जीवन जहाँ जहाँ ले जाता गया, बस एक था कि मेहनत का जज्बा था। हाँ, जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामने आती गईं, उसी बीच में जब मैं स्कूल में 8 महीने पढ़ा रही थी तो इसी हंसराज कॉलेज में एक लीव वैकेंसी निकली। लीव वैकेंसी भी 1 साल की थी और लीव वैकेंसी का क्योंकि विज्ञापन घर में, पहले बड़े भाई ने घर में विज्ञापन पढ़ा तो उसने कहा कि ऐसा करो इसमें अप्लाई कर दो। मैंने कहा कौन पूछता है वहाँ कॉलेज में, वहाँ तो इतनी राजनीति है, ये सब जो एक आम धारणा सी जैसे होती है। और तब तक मैं स्कूल में, मतलब स्कूल में भी मेरा एक रुतबा बन गया था, वहाँ मैंने मीडिया सेंटर खोल दिया स्कूल में। मतलब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर वहाँ काम कर रही थी, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रिंसिपल, मैं कहती बाद में थी, प्रिंसिपल वो सब साधन मुझे उपलब्ध करवा देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि रमा अकेले जो है, मतलब वो कहते भी थे कि रमा अकेले मेरे 10 टीचर्स के बराबर का काम कर रही है। खैर मैंने यहाँ हंसराज कॉलेज में अप्लाई किया, फिर वही बात है कि अप्लाई किया, भाग्य में था तो सिलेक्शन भी हो गया। अब 1 साल के लिए सिलेक्शन और स्कूल में परमानेंट पीजीटी हिंदी, तो बड़ा एक दुविधा वाली स्थिति थी वो। लेकिन परिस्थितियों ने फिर साथ दिया और कहा कि नहीं अब हंसराज कॉलेज ज्वाइन करो। आप इमेजिन करिए कि उस दौर में मैंने हंसराज कॉलेज अपने सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर मैंने 1 हफ्ते तक नहीं दिया। मैं प्रिंसिपल के पास आई क्योंकि मुझे 25 जुलाई को कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए था लेटर के हिसाब से। तो मैं आई तो मैंने उनको कहा जी मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहती हूँ और मैंने आज तक कहीं टिक कर काम नहीं किया। मैंने साफ कहा प्रिंसिपल को कि मैंने आज तक कहीं टिक कर काम नहीं किया, मैंने तो वैसे एडवर्टाइजमेंट देखा, अच्छा लगा वहीं चले हाँ वहीं चले गए। और मुझे लगता था नौकरियों की कमी नहीं है, एक मतलब काबिलियत होनी चाहिए। नहीं उस समय लगता था एक अभिमान कह लो या कुछ भी, पता नहीं वो क्या था वो दौर। उसका कारण है कि काबिलियत थी आपके अंदर। चलिए आप ऐसा कह रही हैं तो धन्यवाद। तो मैंने 1 हफ्ते का समय लिया, घर में हमने चर्चा की और अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं अब कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। मैंने 1 अगस्त 1991 को हंसराज कॉलेज औपचारिक रूप से हिंदी विभाग में मैंने शुरुआत कर ली। सहायक प्राध्यापक के रूप में मैंने अपना ज्वाइन कर लिया कॉलेज। कुछ बहुत प्रबुद्ध विद्यार्थी मुझे मिले, उनके साथ मैंने पढ़ना भी शुरू किया। उनके साथ मैंने अपने जो भी मैं पेपर पढ़ाती मैं उसके नोट्स बनाती और मैंने एक नियम बना लिया क्योंकि उन दिनों में मैं पूरी तरह से मीडिया से जुड़ी हुई थी। मेरी पीएचडी का काम चल रहा था, 2-3 मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे, घर की स्थितियों को देखते हुए ट्यूशन्स में पढ़ाई रही थी। तो उस समय फिर मैंने एक अपने नियम बनाया, मैंने रात का टाइम लिया कि मुझे रात को 12 से 2 तक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आज की तारीख तक भी, हाँ आज की तारीख तक भी मतलब मैं बिना पढ़े क्लास में नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अध्यापक ने कक्षा को अगर विद्यार्थियों को फेस करना है तो उसको पढ़कर जाना ही चाहिए। बस ऐसे करते, इसीलिए तो लेसन प्लान बनाया जाता है। इसीलिए लेसन प्लान बनाया जाता है। हमारे टीचिंग एड्स जितने हैं सब। अच्छा फिर यहाँ पर आते ही मुझे 5 साल के अंदर ही जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस में एमए की कक्षाएं लेने का अवसर मिल गया, साउथ कैंपस में एमए की कक्षाएं लेने का अवसर मिल गया। और वो भी कुछ ऐसा कि मुझे मीडिया का ही, नॉर्थ कैंपस में भी मैंने एमए की मीडिया की क्लासेस ली, साउथ कैंपस में भी ली, अनुवाद के पाठ्यक्रम में मैंने ली, विदेशी छात्राओं को मैंने यहाँ पर पढ़ाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉरेन स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम होते हैं, मैंने उनको भी पढ़ाया। यानी कि शिक्षण का अनुभव मेरे साथ धीरे धीरे जो था वो बढ़ता चला गया। और फिर देखिए मैं जो कह रही हूँ कि भाग्य में मेरा बड़ा विश्वास है। ठीक 25 साल प्राचार्य पे आ गए। हाँ ठीक 25 साल बाद। आप ये देखिए ना, 1 अगस्त 1991 में हंसराज कॉलेज के हिंदी विभाग में आई। ठीक 25 साल बाद 1 अगस्त 2015 को मुझे यहाँ पे प्राचार्य के पद। क्या बात है। और
जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मतलब मेरे लिए मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बनी हूँ। मैं बड़ी मतलब जिसे कहना चाहिए किसी की परवाह नहीं करनी, मस्त बिंदास। बिंदास। लेकिन यहाँ आने पर अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं। यहाँ आने पर जो है कॉलेज के काम पहले मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से करती थी। मेरे पर किसी का मतलब दबाव नहीं था। मेरी इच्छा थी, मैं सुबह से शाम तक कॉलेज को टाइम दे रही हूँ, गतिविधियाँ कर रही हूँ। अब एक दबाव महसूस होता है। नियम में बंद की आप? नियम कह लीजिए, या क्योंकि संस्था जो हंसराज कॉलेज है वो इतना प्रतिष्ठित कॉलेज है कि मुझे लग रहा है, और मेरा मतलब इस समय मुझे अपने जीवन का, पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इस हंसराज कॉलेज को मैंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बनाना। क्या बात है, बधाई हो पहले से ही आपको। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये मेरी एक शिक्षिका से और प्राचार्य तक की जो यात्रा है, अनेक अनुभवों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँची है। और आप त्रैमासिक पत्रिका समसामयिक सृजन की संरक्षिका के रूप में देख रही हैं, इनका पत्रिका देख रही हैं, उसके लिए आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि मेरे सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने सामयिक मीमांसा डॉक्टर विजय मिश्र ने निकाली, उसने उस पत्रिका को बड़ी मेहनत से निकाला था। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो पत्रिका बीच में हमें रोकनी पड़ी। बीच में रोकनी पड़ी इन द सेंस कि उसको हम नियमित रूप से नहीं निकाल पाए। उसके बाद फिर महेंद्र प्रजापति विद्यार्थियों के बीच में, महेंद्र में मुझे प्रतिभा नजर आई। प्रतिभा अलग तरह की प्रतिभा थी कि वो उस तरह का विद्यार्थी नहीं है कि क्लास में आए, टीचर्स नोट्स दे दे, वो 2 किताबें पढ़े और बंद कर दे। मुझे लगा कि जैसे मुझे मेरे टीचर ने एक मुझे अलग तरह का विद्यार्थी होने का सपना दिखाया, मुझे लगा कि महेंद्र में वो चीज़ है, वो खोजी प्रतिभा जो होती है ना, वो हाँ, बिल्कुल। लेकिन और सबसे बड़ी बात जो महेंद्र में मुझे लगी कि उसको ज़रूरत भी है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी में प्रतिभा होती है लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होती, तो वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है। इसको आवश्यकता भी थी, इसकी परिस्थितियां भी ऐसी थी कि ये खुद भी संघर्ष कर रहा था, संघर्षशील इसका जीवन। उस संघर्ष में इसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो ये किसी गलत रास्ते पर चला जाता और या इसके अंदर जो प्रतिभा है उसका ये सही इस्तेमाल करता। उस सही प्रतिभा का इस्तेमाल मुझे लगता है कि इसने सृजनात्मक कार्य को करने में किया। उसमें मार्गदर्शन आपका रहा होगा? हाँ, कुछ पूरा तो उसकी, क्योंकि महेंद्र की अपनी मेहनत है। लेकिन जब शुरू में उसने सोचा, हम लोगों ने सबसे पहले हंसराज कॉलेज में एक नवांकुर संस्था बनाई थी। महेंद्र के मन में जो एक सपना था कि हम ब्लाइंड्स के लिए काम करें, आज भी उसका वो सपना पूरा नहीं हो पाया कि मुझे ब्लाइंड गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल बनाना है। पता नहीं महेंद्र को याद है या नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उसका एक सपना है। नवांकुर के बाद उसने, जब नवांकुर संस्था बने तो उसने अपनी एक पहली छोटी सी हमने पत्रिका निकाली थी नवांकुर। उसके बाद फिर महेंद्र, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में जब विद्यार्थी आता है और बीए के बाद उसकी अपनी दृष्टि भी बदलती है, उसमें एक परिपक्वता भी आती है, वो समाज को, सबको थोड़ा सा धीरे धीरे समझता भी है। तो उसके दिमाग में जैसे ये समसामयिक सृजन की बात आई तो उसको मैंने कहा देखो, जो भी तुम्हारी सहायता होगी, हो सकता है इसमें उसकी हम फाइनेंशियल उतनी सहायता ना कर पाएँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भी हमारे साथ मिलकर अगर काम करोगे तो ये पत्रिका अच्छी चला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रधान संपादक बनो। बस पहला अंक निकला, पहले अंक से उसने ऐसी मेहनत करके इस अंक को वहाँ तक पहुँचा दिया कि अब तो ये मुझे लगता है देश की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में गिनी जाती है। बहुत अच्छी बात है। उसकी मेहनत से उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। उसके बाद तो उसने विशेषांक निकाल लिए, और जब समसामयिक सृजन का मुझे लगता है जो सिनेमा विशेषांक निकला, सिनेमा विशेषांक की तो बहुत धूम मची। इतनी मतलब हमारे पास कई फ़ोन आए, कई पत्र आए कि हमने आज तक कम से कम दिल्ली की पत्रिकाओं में ऐसा कोई विशेषांक नहीं देखा। तो इसके लिए तो मैं महेंद्र को विशेष तौर पर बधाई देती हूँ, उसको मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ। लेकिन इच्छा भी है मेरी कि ये पत्रिका बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, जब इतना धूम मचा रही है तो क्यों बंद। बस अब आप लोगों की शुभकामनाएं साथ हैं, महेंद्र मेहनत करता रहे, हम सब मिलकर चलेंगे तो पत्रिका नियमित रूप से निकलती रहेगी। और मीडिया से जुड़े होने के मीडिया आपने माध्यम बनाया मीडिया को, उससे आप छात्रों के बीच में किस प्रकार जागरूकता उत्पन्न करती हैं? मीडिया, क्योंकि साहित्य के, हिंदी साहित्य में मीडिया मेरा स्पेशलाइजेशन रहा,
टीवी सीरियल्स पर मेरा एमफिल है, प्रिंट मीडिया में मेरा पीएचडी है, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना डीलिट सबमिट किया है जो साहित्य और पत्रकारिता पर है। मतलब पढ़ाई जारी है। हाँ, पढ़ाई जारी है, पढ़ाई की तो कोई उम्र होती नहीं है। हमेशा इंसान वो कहते हैं ना, शिष्य बना ही रहता है। मुझे बस लगता है कि हमारा असली खुशी भी और जीवन का जो अच्छा एक अनुभव है शिष्य बनने में ही है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे हमेशा विद्यार्थी, मुझे तो आज भी लगता है कि कई बार मैं विद्यार्थियों को उतना नहीं सिखा पाती जितना हर विद्यार्थी मुझे कुछ ना कुछ सिखा देते। उस दृष्टि से मैं देखूं तो 25 साल में मेरे विद्यार्थी इतने नहीं रहे जितने वो मेरे शिक्षक बनकर रहे हैं। उनसे हम सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मीडिया मेरे एक मतलब विशेषज्ञता रही धीरे धीरे, और मैं क्योंकि इतना काम अब दूसरी तरह के उत्तरदायित्व बन गए, परिवार है आपकी, जो जिस सीट पर आप हैं आपके दायित्व बहुत अधिक बढ़ गए, तो फिर मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के माध्यम से मुझे मीडिया में मुझे लगा कि जब भी शाहरुख खान ने पूरे विश्व में देखा जाए तो अगर आज हिंदी की धूम है तो उसमें हमारे फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये भी बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल, और ये भी हमारा सौभाग्य है कि शाहरुख खान हंसराज कॉलेज का ही विद्यार्थी रहा है। तो मुझे लगा कि जो फिल्में आती हैं, संगीत और फिल्में, हिंदी फिल्में और संगीत, ये दो ऐसे माध्यम हैं मीडिया में जो अगर व्यक्ति इन पर सही पकड़ बना ले तो हमारे समाज के कई बुराइयों को वो इनके संदेश के माध्यम से समाप्त कर सकता है। जब मैंने 3 इडियट्स देखी, 3 इडियट्स के बाद तो मेरा मतलब देखने का नज़रिया भी बदला। मुझे लगा कि हाँ, हम किताबें खोलते हैं, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं ऐसे रिपोर्टिंग की जाती है, ऐसे न्यूज़ लिखी जाती है, बल्कि वो किताबों को बंद करके हमें खुले मतलब हम प्रकृति के बीच में जाएं, खुले संस्थानों में जाएं, खुली हम जगह पर जाएं और विद्यार्थी की प्रतिभा को समझते हुए, क्योंकि विद्यार्थी फिल्म बहुत देखते हैं, लीक से हटकर है। वही अगर हम 3 इडियट के माध्यम से मान लो एक विद्यार्थी को बच्चे की प्रतिभा समझने की कोशिश करना सिखा दें, या फिल्म के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सिखाएं कि देखो जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, जीवन में परेशानियां आती हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाता है, जीवन में हमें बुराइयों से, मुझे लगता है फिर किताबों का कई काम ये मीडिया कर देता है।